नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CVR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में आप विधान परिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि आखिर विधान परिषद का गठन किस तरीके से होता है, विधान परिषद के कार्य क्या हैं, विधान परिषद की शक्तियाँ क्या हैं और विधान परिषद की आखिर कमजोरियां क्या हैं। बहुत से आलोचक विधान परिषद की आलोचना करते रहते हैं, विधान परिषद पर आरोप लगाते रहते हैं। आखिर ये आलोचनाएं और ये आरोप विधान परिषद पर क्यों लगाए जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आज आप लोग इस क्लास में जानेंगे। और साथ ही जो विधान परिषद है, आखिर इसके साधारण विधेयक के मामले में क्या अधिकार हैं, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरी देखें और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं कि जो विधान परिषद है, ये जो विधान परिषद होती है, ये विधानमंडल का एक उच्च सदन है। कैसा सदन है? हम कह सकते हैं कि उच्च सदन है या फिर इसे वरिष्ठ सदन कह सकते हैं, या फिर इसे द्वितीय सदन कहा जा सकता है। लेकिन किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन को लेकर जो शक्ति है वो संसद के पास है। अर्थात किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का सृजन या विधान परिषद का उत्साधन ये संसद के हाथ में होता है। यहां लिख लीजिए कि किसी भी राज्य में इसका जो सृजन करेगा, सृजन या उत्साधन का मतलब होता है नष्ट करना। मतलब किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या विधान परिषद का समापन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। और ऐसा अनुच्छेद 169 में कहा भी गया है। लेकिन ये जो संसद के पास अधिकार है, ये अपने अधिकार का प्रयोग संबंधित राज्य की विधानसभा की सहमति पर ही करेगी। जिस किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, तो उस राज्य की विधानसभा से पहले सहमति लेनी पड़ती है। अर्थात विधानसभा वहाँ पर बहुमत के द्वारा एक संकल्प पारित करे और इसके बाद संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन करती है। ठीक, तो ये जो कार्य होगा ये विधान सभा की सहमति पर होगा। ठीक, और विधानसभा को एक संकल्प पारित करना होता है बहुमत के द्वारा, बहुमत से। और इसके बाद संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो वहाँ पर विधान परिषद का गठन कर दे। ठीक है, लेकिन इसका जो गठन होगा, जो विधान परिषद में जो सदस्य आदि होंगे वो किस तरीके से चुने जाएंगे? प्यारे साथियों, उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से उनको चुना जाता है और यहाँ पर जो अधिकतम संख्या हो सकती है, अधिकतम संख्या विधान परिषद के अंदर सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी? तो वो जो संख्या होगी वो विधानसभा में जितने भी, उस राज्य की विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1/3।
अगर हम न्यूनतम सदस्यों की बात करें, न्यूनतम सदस्य, तो न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? न्यूनतम सदस्य 40 हो सकते हैं। ठीक, ऐसा कहाँ पर कहा गया है? ये चीज़ कही गई है अनुच्छेद 171 के फर्स्ट पॉइंट में ये बात कही गई है। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि अधिकतम संख्या कितनी होगी कि उस राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 संख्या हो सकती है अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अगर इसमें जो सदस्य आदि होते हैं, जो सदस्य होते हैं, इनका जो निर्वाचन होता है वो कई तरीके से होता है, कई लोग इसमें भाग लेते हैं। जैसे 1/3 सदस्य, इसमें जितने भी सदस्य होंगे इन सदस्यों का 1/3 सदस्य ये किस तरीके से चुने जाएंगे? इनको स्थानीय निकायों के द्वारा, मतलब नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बोर्ड आदि के द्वारा इन्हें चुना जाता है 1/3 सदस्यों को। ठीक, दूसरी चीज 1/3 सदस्य, जो 1/3 सदस्य ये लोग विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, जो विधायक होते हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, 1/12 सदस्य ये छात्रों के द्वारा, और कैसे छात्रों के द्वारा? ये स्नातक छात्रों के द्वारा, जिन्होंने स्नातक 3 वर्ष पहले पूरा कर लिया हो, ऐसे छात्रों के द्वारा 1/12 सदस्यों को चुना जाता है। इसके बाद 1/12 सदस्य ये अध्यापकों के द्वारा, और ये जो अध्यापक हैं ये हायर सेकेंडरी विद्यालय में ये पढ़ा रहे हों या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में ये कार्यरत हों और इनकी 3 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी हो, तब वो इसमें भाग लेते हैं और इनके द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, जो शेष सदस्य हैं 1/6 सदस्य, इनका चुनाव, या हम कह सकते हैं कि इन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, कैसे व्यक्तियों को? जिसके पास जो कला, विज्ञान, ये चीज़ आप याद रखना, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल जो विधान परिषद में जिन सदस्यों को मनोनीत करते हैं उनके पास ये कौन सी एक योग्यता होनी चाहिए, या वो व्यक्ति किसमें प्रवीण होना चाहिए। ठीक, तो कभी कभी सब्जेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो कला, विज्ञान, दूसरी चीज साहित्य, तीसरा, ये चौथा नंबर है। ठीक, समाज सेवा, और 5वां सहकारिता। इन 5 क्षेत्रों में वो व्यक्ति प्रवीण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, इसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तब राज्यपाल उनको मनोनीत करते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो भी सदस्य हैं, इन सदस्यों की जो निरर्हताएं होती हैं, निरर्हताओं के बारे में अनुच्छेद 191 वर्णन करता है कि इन सदस्यों की निरर्हताएं क्या होंगी। ठीक, उसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 191 बताता है। लेकिन अगर निरर्हताओं से संबंधित कोई भी विवाद है, क्या है? कोई भी विवाद है, या निरर्हता से संबंधित निरर्हता से कोई भी व्यक्ति ग्रस्त है, ठीक, तो इसका जो अंतिम निर्णय होगा वो कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक, कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 191 के अंतर्गत निरर्हता से ग्रस्त है या नहीं है, ठीक, इसका निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर? जो चुनाव आयोग होता है, यहाँ लिख लीजिए, निर्वाचन आयोग की सलाह पर
की सलाह पर, ठीक, ये ऐसा करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए, आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक, तब इसमें आप सदस्य बन सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद साफ कर दूं, आखिर जो विधानसभा के या विधान परिषद है, ये विधान, एक मिनट, जो विधान परिषद है, विधान परिषद, इसका अगर हम कार्यकाल देखें, कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या होता है? ये जो विधान परिषद है, ये कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन, स्थायी सदन, ठीक। तो स्थायी सदन का मतलब होता है कि ये सदन कभी भंग नहीं होता है, ठीक, ये कभी भंग नहीं होता है। और जब भंग नहीं होता है अर्थात इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये कैसे हो जाते हैं? ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक, अर्थात ये रिटायर हो जाते हैं। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति 6 वर्ष तक सदस्य रहता है। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक सदस्य रहता है, ठीक। लेकिन इनका जो चुनाव होता है, चुनाव और जो नामांकन जो भरे जाते हैं, तो ये नामांकन इनके किसके द्वारा भरे जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा भरे जाते हैं, ठीक। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और इनमें यदि कोई व्यक्ति अभी सेवानिवृत्त हुआ है, वो भी पुनः चुनाव लड़ सकता है। कह सकते हैं कि ये पुनर्निर्वाचन हेतु ये पात्र होते हैं। यहाँ लिख लीजिए, पुनर्निर्वाचन हेतु ये पात्र है, ठीक है। दोबारा सदस्य बन सकते हैं, एक बार सेवानिवृत्त हो गए पुनः फिर बन सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये तो हो गया आपका कार्यकाल, ठीक। अगर हम इनकी शपथ की बात करें, शपथ, तो इनकी जो शपथ होती है, इन्हें जो शपथ दिलाई जाती है, हमने आपको विधानसभा, हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। विधानसभा के सदस्यों को जिस तरीके से शपथ दिलाई जाती है, बिल्कुल उन्हीं के अनुरूप इनको भी शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए आप कि विधानसभा के सदस्यों के अनुरूप जिस तरीके से उनको शपथ दिलाई जाती है, उसी तरीके से इनको भी शपथ दिलाई जाती है। दूसरी चीज़, अगर हम इनकी पद रिक्ति की बात करें, पद रिक्ति, तो इनकी पद रिक्ति कैसे होती है? तो जिस तरीके से विधानसभा के सदस्यों की होती है, जिस तरीके से विधानसभा के सदस्यों की होती है, उसी तरीके से इनकी भी पद रिक्ति होती है। अगर आपने हमारी विधानसभा वाली क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनके वेतन भत्ते की बात करें, वेतन भत्ते, तो प्यारे साथियों, इनका जो वेतन भत्ता होता है, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल ही करती है। कौन करता है? विधानमंडल करती है, ठीक है, ठीक, कौन करता है? विधानमंडल। बात समझ में आ गई? शायद पिछली क्लास में हमने संसद बता दिया था, थोड़ा दिमाग से उतर गया था, और यहाँ पर वहाँ हो सकता है आप देख लीजिए, संसद बताया था कि विधानमंडल बताया था, वहाँ पर अगर संसद बताया हो तो वहाँ पर थोड़ा अपना संशोधन कर लीजिए। कौन करता है?
विधानमंडल। बात समझ में आ गई। इसके बाद ये जो वेतन भत्ते होते हैं इनके, ये संचित निधि पर निर्भर होते हैं या आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक। और इसीलिए इनके वेतन भत्ते आदि से संबंधित किसी मामले में कोई भी मतदान नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लीजिए कि संचित निधि पर ये वेतन भत्ते इनके निर्भर होते हैं और इस पर किसी भी प्रकार का कोई मतदान नहीं होता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, कौन होते हैं? सभापति। आखिर सभापति अर्थात विधान परिषद के अध्यक्ष, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले इनकी नियुक्ति की बात कर लो, ठीक। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो विधान परिषद के सदस्य हैं, कौन? विधान परिषद के सदस्य, इन्हीं के द्वारा यही लोग अपने बीच में से इन्हें चुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके कार्यों की बात करें कि आखिर ये कार्य क्या करते हैं सभापति, देखिए कार्य सभी वही हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के हैं। विधानसभा अध्यक्ष के समान क्या कार्य हैं? विधानसभा अध्यक्ष के समान जो विधानसभा अध्यक्ष कार्य करते हैं वही सारे कार्य ये करते हैं। लेकिन अंतर केवल इतना है कि जो वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है उसके संबंध में विधानसभा के अध्यक्ष को कुछ विशेषाधिकार हैं जो इनको प्राप्त नहीं है। क्या विशेषाधिकार हैं? यहाँ लिख लीजिए। लेकिन धन विधेयक यानी वित्त विधेयक के मामले में विधानसभा के अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं? विशेषाधिकार आखिर प्राप्त क्या है? तो ये विशेषाधिकार है कि कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं और इसके संबंध में विधान परिषद के अध्यक्ष को कोई पावर नहीं है, ठीक है। इसके बाद विधान परिषद के आखिर कार्य क्या हैं? विधान परिषद क्या करती है? हेडिंग डालेंगे विधान परिषद के कार्य। विधान परिषद के कार्य, तो क्या कार्य हैं विधान परिषद के? देखिए पहला कार्य अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये कार्य है कि जो विधानसभा होती है, विधानसभा के द्वारा जो जल्दबाजी में जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच करना और जांच करने के पश्चात राज्यों के हितों का संरक्षण करना, ये पहला मुख्य काम है इसका। क्या काम है? कि जो विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों की जांच करना और राज्यों के हितों का संरक्षण करना, ठीक, पहला काम। दूसरा काम अगर हम देखें तो दूसरा काम क्या हो जाएगा? दूसरा काम अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से विधान परिषद ये विधानसभा के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखती है। कह सकते हैं कि विधानसभा को निरंकुश नहीं होने देती है, निरंकुश होने से बचाती है। अर्थात विधानसभा पर विधान परिषद अंकुश लगाए रहती है, ठीक। तो लिख सकते हो कि विधानसभा पर अंकुश लगाना या निरंकुश या विधानसभा को निरंकुश न होने देना, ठीक है।
उस पर लगाम लगाए रहना, तो ये इसका मुख्य कार्य है। लेकिन अगर हम विधान परिषद की कमजोरियों की बात करें कि आखिर विधान परिषद की कमजोरियां क्या हैं, तो विधान परिषद की जो कमजोरियां हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विधान परिषद की कमजोरियां क्या कमजोरियां हैं? देखिए, इसकी बहुत बड़ी कमजोरी एक है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक या फिर वित्त विधेयक, दोनों वित्त विधेयक, इन दोनों के मामलों में इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि यदि मतलब धन विधेयक और वित्त विधेयक को ये संशोधित नहीं कर सकते हैं, ये परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये उसको ऐसा नहीं है कि अस्वीकृत कर दें, लेकिन इसको केवल ये 14 दिन तक रोक सकते हैं। क्या कमजोरी है? पहली कमजोरी, धन विधेयक और वित्त विधेयक को ये रोक नहीं सकते, या यहां सबसे पहले लिखिए संशोधित नहीं कर सकते, संशोधित नहीं कर सकते, अस्वीकृत नहीं कर सकते, और केवल इसे 14 दिन तक रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 14 दिन तक रोक सकते हैं, ठीक है। ना ही इसे परिवर्तित कर सकते, ना ही इसे संशोधित कर सकते, केवल रोक सकते हैं। दूसरी चीज, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, इनके चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक। ये तो इनकी बहुत बड़ी एक कमजोरी साबित हो जाती है। तीसरी चीज, विधानसभा के अंदर जो भी विधानसभा ने कार्य किए हैं उनका ये पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। लिख लीजिए यहाँ पर, विधानसभा के कार्यों का पुनर्विलोकन नहीं कर सकते हैं, ठीक। चौथी चीज, ये बजट पर बहस तो कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, लेकिन जो अनुदान की मांगें होती हैं, कौन सी मांगे? अनुदान की मांगे, उन पर ये मतदान नहीं कर सकते हैं। अनुदान की मांगों पर मतदान करने का केवल और केवल अधिकार विधानसभा को ही है, ठीक। लेकिन अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते, ये अधिकार केवल विधानसभा को है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये हो गई विधान परिषद की कुछ कमजोरियां। और कुछ आलोचक विधान परिषद पर आरोप लगाते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं विधान परिषद की। आखिर वो क्यों करते हैं? तो हम देख लेते हैं कि आखिर विधान परिषद की आलोचना क्यों होती है, विधान परिषद पर क्या आरोप लगाए जाते हैं। हेडिंग डालेंगे, विधान परिषद की आलोचना या आरोप, ठीक। क्या आलोचना है? देखिए, आलोचक सबसे पहले तो यही कहते हैं कि इसकी जो शक्तियां हैं वो अत्यंत सीमित हैं। कैसी हैं? अत्यंत सीमित हैं, और इसलिए ये विधानसभा पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा पाती है। अर्थात विधानसभा पर किसी भी प्रकार का ये नियंत्रण नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमित शक्तियां हैं, अत्यंत सीमित हैं। पहली चीज, अत्यंत सीमित शक्तियां हैं, विधानसभा पर नियंत्रण नहीं कर सकती हैं, नियंत्रण करने में असफल है।
दूसरी चीज ये है कि जो विधान परिषद है, जो लोग विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, उन हारे हुए प्रत्याशियों का एक सरल स्थल है। मतलब जिसको जनता नहीं चाहती है उसको राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए इसमें जगह दे देती हैं। अर्थात कह सकते हैं एक बैकडोर एंट्री साबित होती है विधान परिषद। विधानसभा में हारे प्रत्याशियों को राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इन्हें इसमें या यहाँ जगह दे देते हैं, या यहाँ भेज देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि ये जो संस्था है ये एक खर्चीली संस्था है। कैसी संस्था है? ये खर्चीली संस्था है। काम इसका कुछ नहीं है, उतनी उपयोगी नहीं है जितना इसमें खर्चा होता है। ये कैसी संस्था है? खर्चीली, उपयोगिता कम और खर्चीली संस्था होने के कारण ही आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1957 में विधान परिषद का गठन किया था। कब? 1957 में। लेकिन बाद में क्या करता है आंध्र प्रदेश के 1985 में इसे समाप्त कर देता है। उसको लगा कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसने समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि 2007 में पुनः आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद का गठन किया। 2007 में पुनः गठन। इसी तरीके से जो तमिलनाडु है इसने 1986 में क्या किया कि अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया। इसी तरीके से पंजाब ने 1969 में ही समाप्त कर दिया था। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल इसने भी 1969 में ही समाप्त कर दिया था। ठीक, तो राज्य कहीं न कहीं इसके ज़्यादा पक्ष में नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़, आलोचना में एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि इसकी आलोचना इसलिए और की जाती है कि जो विधानसभा द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनमें ये केवल विलंब करती है, कर कुछ नहीं पाती है केवल विलंब करने के अलावा। विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों में विलंब करना ये केवल इसके कार्य हैं। बात समझ में आ गई? साफ कर दूं। इसके बाद अगर हम विधानसभा और विधान परिषद की समानता की बात करें कि आखिर विधान परिषद और विधानसभा में समानता क्या है, तो समानता हम 3 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया करते हैं उस अध्यादेश के पारित करने के लिए दोनों के पास समान शक्तियां हैं। ठीक, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को पारित करने के संबंध में समान शक्तियां हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री या हम कह सकते हैं जो भी मंत्री चुने जाते हैं, ठीक, इन्हें दोनों सदनों से चुना जा सकता है। इसके लिए दोनों समान हैं। मुख्यमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। ठीक। तीसरी चीज, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है,
लोक सेवा आयोग। इसी तरीके से जो कैग होता है, कैग, ठीक, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनकी जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट पर दोनों ही सदनों को विचार विमर्श करने का समान अधिकार है। कैसा अधिकार है? एकदम समान अधिकार है। दोनों ही सदनों को इसकी रिपोर्ट पर विचार करने का समान अधिकार है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अगर हम बात करें कि जो विधान परिषद या विधानसभा अर्थात विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, आखिर इनके व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं? इनके कुछ व्यक्तिगत अधिकार होते हैं जिन्हें हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ लेंगे। यहाँ लिख लीजिए, सदस्यों के अधिकार। और कैसे अधिकार? व्यक्तिगत अधिकार क्या है? तो पहला अगर हम अधिकार देखें तो सबसे पहले जो सदस्य होता है उसे विधानसभा सत्र के चालू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पहली चीज, सदन शुरू होने के 40 दिन पहले, ठीक, शुरू और ख़त्म होने के यानी समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं होगी। ये समझ लीजिए, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन ये केवल छूट सिविल मामलों में है, ना कि आपराधिक मामलों में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई भी सदस्य ये जो सदन में अपने विचार रखते हैं, अपने मत रखते हैं, बोलते हैं, तो इनके विचार और मत पर किसी प्रकार का कोई भी कह सकते हैं किसी भी न्यायालय में इनके विचार और मतों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। वो विधान सभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर कुछ भी बोले, लेकिन उनके मत और विचार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। इनके मत विचारों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तीसरी चीज देखिए, जब भी सत्र चल रहा होता है, ऐसी कंडीशन में यदि किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी कह सकते हैं कि किसी भी सदस्य को यदि किसी साक्ष्य के लिए किसी न्यायालय में उपस्थित होना हो या बतौर गवाह के रूप में वहाँ पर गवाही देने जाना हो, तो न्यायालय जब इनको बुलाता है, और कब? जब सत्र चल रहा होता है तब, तो ये वहाँ जाने से इनकार कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर न्यायालय की अवमानना नहीं कही जाएगी, अवहेलना नहीं कही जाएगी, ठीक है। ये मना कर सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन में उन्होंने बुलाया है तो यहाँ लिख सकते हो कि जब सत्र चल रहा हो तो इन्हें किसी न्यायालय द्वारा साक्ष्य देने या बतौर गवाह उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता, और अगर बुलाया जाता है तो ये इनकार कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के साधारण विधेयक के संबंध में क्या अधिकार है, इसको भी देख लेते हैं। कि देखिए, विधानसभा और विधान परिषद जब भी कोई भी साधारण विधेयक होगा, ये साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो। तो पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं कि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक। दूसरी चीज,
जो साधारण विधेयक होता है ये किसी भी मंत्री के द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। ठीक, ये कोई भी ला सकता है, चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो गैर मंत्री हो, गैर सरकारी सदस्य। ठीक, तो ये किसी के द्वारा भी लाया जा सकता साधारण विधेयक। तीसरी चीज ये है कि देखिए, जब किसी भी साधारण विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया हो, विधानसभा ने पास कर दिया हो, और जब विधानसभा किसी भी साधारण विधेयक को पास कर देती है और इसके बाद विधान परिषद में पास कराने के लिए भेजती है, कहाँ भेजती है? जब विधानसभा द्वारा पास है। ठीक, अब ये भेजा गया विधान परिषद में, और यहाँ पर क्या होता है, विधान परिषद केवल और केवल इसे 3 महीने तक ही रोक सकती है। कब? पहली बार। अभी विधान परिषद में भेजा है तो पहली बार विधान परिषद इसे केवल 3 माह तक रोक सकती है। क्या कर सकती है? इसे रोक सकती है। लेकिन अगर दूसरी बार विधानसभा ने इसको पास करके पुनः भेज दिया, अगर पुनः भेज दिया, पुनः किसके पास? विधान परिषद के पास, तो फिर ये दूसरी बार में केवल 1 माह तक रोक सकती है। और कुल मिला के साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रोक पाएगी, और इसके बाद वो विधेयक पास माना जाएगा, पारित माना जाएगा। ठीक है। चौथी चीज, अगर किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद ने पास करके विधानसभा के पास भेजा है, किसने? अगर विधान परिषद ने पास किया और इसको भेज दिया विधानसभा के पास, और विधानसभा ने इसे निरस्त कर दिया, तो ये विधेयक फिर वो निरस्त ही माना जाएगा। ये फिर क्या माना जाएगा? ये निरस्त ही माना जाएगा, ये दोबारा नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये आज की क्लास विधान परिषद पर रही। आशा करते हैं आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी, और कल फिर मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने रखेंगे, और कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।